भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 2 विश्व स्थिति का आकलन अध्याय 23 नव साम्यवाद के लक्षण और स्वरूप पृष्ठ संख्या 120 द्वारा प्रसन्न देशपांडे। सन 1956 में हंगेरी में स्टालिन के सोवियत शासन के विरोध में सशस्त्र आंदोलन हुआ था। उसे असफल बनाने के लिए स्टालिन प्रणीत साम्यवाद ने अमानुष प्रकार के प्रयास किए थे। उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में एवं विश्व भर में भी साम्यवाद बहुत बदनाम हुआ। साम्यवाद के समर्थक रहे यूरोपीय चिंतकों को उस कारण से साम्यवाद की प्रगति अवरुद्ध होने का भय था। साम्यवाद की प्रतिष्ठा को जो हानि पहुंची थी, उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में साम्यवादी आंदोलन की हानि ना हो, इस विचार से जिसकी बदनामी हुई है वह साम्यवाद अलग है और हम उसके समर्थक नहीं हैं, ये बात पश्चिमी जगत को दिखाने के लिए उन्हें कोई अलग प्रकार के साम्यवादी आंदोलन की आवश्यकता प्रतीत हुई। कार्ल मार्क्स की सामाजिक वर्ग व्यवस्था, मजदूर आंदोलन, मजदूरों का सामाजिक क्रांति में सहभाग, मार्क्स प्रणीत सामाजिक न्याय इत्यादि साम्यवादी विचारों की अपेक्षा किंबहुना शास्त्रीय मार्क्सवाद क्लासिकल मार्क्सिज्म, जो कई कारणों से राजकीय दृष्टि में असफल रहा था, की अपेक्षा वे कुछ अलग और नया तर्क दे रहे हैं। ये बात प्रथम यूरोप को और बाद में शेष विश्व को दिखाने के लिए एवं पारंपरिक मार्क्सवाद को कालानुरूप बनाने के लिए तत्कालीन समाज को सुसंगत हो सके, ऐसा नया पर्याय वे विश्व को दे रहे हैं। ऐसा आभास पैदा करने के लिए न्यू लेफ्ट नाम से राजकीय पर्याय की स्थापना की गई। सामान्य रूप से राजकीय एवं आर्थिक विषयों की मार्क्स के मत अनुसार संस्कृति और सामाजिक रीति और परंपरा जैसी सामाजिक संरचना का आधार आर्थिक व्यवस्था ही होती है। चर्चा करने वाले पारंपरिक मार्क्सवाद को प्रथम संस्कृति और दैनंदिन जीवन के विषय में विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक लेखन करने के लिए सक्षम बनाया गया। फिर उसी के आधार पर वर्तमान प्रस्थापित संस्कृति के मूलभूत विचारों पर सामाजिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील समाज में से कुछ वंश, धर्म, सामाजिक संस्था, शिक्षा व्यवस्था, कुटुंब और विवाह संस्था, कला, मनोरंजन क्षेत्र, स्त्री पुरुष संबंध, लैंगिकता, कानून व्यवस्था इत्यादि संस्कृति दर्शक विषयों पर आलोचनात्मक लेखन करने की एवं उसी के आधार पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय क्रांति को सफल बनाने की सोच रखने वाले नव साम्यवादी पश्चिमात्य बुद्धिवाद का प्रारंभ इस न्यू लेफ्ट के साथ हुआ। इस संगठन के कुछ घटक पारंपरिक मार्क्सवाद से अलग हो गए और मजदूर आंदोलन तथा वर्ग संघर्ष से अपने आप को अलग कर उन्होंने संस्कृति से संबंधित विषयों पर विशेष आलोचना के साथ वैकल्पिक संस्कृति एवं समाज व्यवस्था निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया। तो कुछ घटक मजदूर आंदोलन और वर्ग संघर्ष को अधिक आक्रामक और अराजक ऐसे माओवादी हिंसक मार्ग की ओर ले गए। वैकल्पिक संस्कृति के पुरस्कर्ता रहे इन विचारकों स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, रिचर्ड हॉगर्ट ने सन 1960 से 1980 के दौरान इंग्लैंड के युवाओं के विद्रोही एवं परंपरा को संपूर्णतः नकार देने वाले तत्कालीन सांस्कृतिक विद्रोह को तात्विक समर्थन दिया और हिप्पी संस्कृति, पंक सबकल्चर, टेडी बॉयज, मॉड रॉकर्स, रॉगे, स्किन हेड्स, पॉप एवं अन्य संगीत का वेशभूषा, केशभूषा, कला, व्यसनाधीनता तथा ऐसे ही अन्य पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह घोषित करने वाले यूथ कल्चर का प्रस्थापित दमनकारी संस्कृति के प्रतिकार के साधन के रूप में जोरदार समर्थन किया। न्यू लेफ्ट के कुछ चिंतक और उनके लेखन में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, हर्बर्ट मार्क्यूज, न्यू लेफ्ट का जनक, जर्मन साम्यवादी विचारक, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थियोरी से संबंधित। संस्कृति, आधुनिक तंत्रज्ञान, मनोरंजन, ये सब सामाजिक नियंत्रण के नए माध्यम हैं। इस विचार को लेकर लेखन कार्य किया गया। दूसरा, मिशेल फुको, फ्रेंच तत्वज्ञ, वर्तमान स्थिति में संपूर्ण विश्व के विद्यापीठों में इस प्रकार के ज्ञान का सबसे बड़ा आकर्षण बिंदु व्यक्तिगत जीवन और लेखन पूर्ण रूप से अराजकतावादी, सत्ता और ज्ञान, पावर एंड नॉलेज, इनके संबंध के विषय में किया गया सैद्धांतिक लेखन वर्तमान शिक्षा में विशेष रूप से समाविष्ट है। साम्यवाद का अनुनय करने वाले
विश्व भर के विद्यार्थियों का प्रिय लेखक एवं तत्वज्ञ। धर्म, कुटुंब व्यवस्था, विवाह संस्था, शिक्षा एवं राजकीय व्यवस्थाओं में निहित पारंपरिक नैतिक मूल्यों की विध्वंसक आलोचना करके परंपरा का अनुसरण कर जो कुछ भी समाज, नीति इत्यादि सिद्ध हुए हैं, उन सबको तिरस्कृत कर पराकाष्ठा का संघर्ष करके सत्ता प्राप्त कर सांस्कृतिक क्रांति को सफल करने का संदेश देने वाला लेखन। बुद्धिशील एवं आंदोलन तथा सशस्त्र क्रांति में प्रत्यक्ष सहभागी होने वालों को समान रूप से सम्मोहित कर सके ऐसा स्फोटक और मानवीय संस्कृति और सभ्यता को पूर्ण रूप से नकार कर तथाकथित शोषित लोगों की सहायता से पर्याय संस्कृति, सभ्यता, राजकीय व्यवस्था तथा समाज का निर्माण करना, यह व्यक्ति स्वतंत्रवादी युवा मानस को आदर्श और बुद्धि प्रामाण्यवादी लगने वाला लेखन। नैतिकता को समाज का आदर्श बनाए जाने का अर्थ है बहुसंख्यकों के नैतिकता या अनैतिकता के निष्कर्ष संपूर्ण समाज पर थोपना। हम कौन हैं, इसका शोध लेने का हमारा ध्येय नहीं है, किंबहुना हम जो हैं उसे नकारना ही हमारा ध्येय है। फूको के एक शिक्षक अल्थुजर का भी इसी प्रकार का लेखन एक नई विद्या शाखा के माध्यम से भारत के कई प्रमुख विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। संस्कृति विषयक ज्ञान और क्या सामान्य है या नहीं है, इसको नियंत्रित करने वाले किसी भी समाज के बहुसंख्यक ही होते हैं। इसलिए बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक नियंत्रण का प्रतिकार करते रहना और सामान्य समझे जाने वाले जो भी व्यवहार, सामाजिक, सांस्कृतिक आविष्कार होंगे, उनका विकल्प निरंतर देते रहना, ऐसे विचारों का पुरस्कार उन विद्या शाखाओं में फूको के लेखन का अध्ययन करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी करता हुआ दिखाई देता है। इस विद्या शाखा के विषय में आगे बात होगी। मिशेल फूको के सांस्कृतिक विषयक आलोचनात्मक विचार प्रमुख से अपने स्वयं जिनका अनुभव किया हुआ था, वे एकेश्वरवादी प्रतिगामी कैथोलिक ईसाई संस्कृति, पराकोटि की पूंजीवादी औद्योगिक अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक, सांस्कृतिक नियंत्रक रीति रिवाज के विरोध में होने वाले प्रतिकार के परिणाम रूप हैं। एकेश्वरवादी, रूढ़िवादी कैथोलिक सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध करके ही व्यक्ति स्वातंत्र्य अबाधित रखना, ये एकमेव मार्ग ही फूको तथा पाश्चिमात्य सांस्कृतिक उदारमतवाद के पुरस्कर्ता तत्वज्ञों को उपलब्ध था। इसलिए प्रत्येक संस्कृति मूलक आदर्शों का उसने विरोध किया। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में भी यही प्रतिकार का तर्क लागू करना ये कम बुद्धि का लक्षण सिद्ध होगा, क्योंकि सनातन भारतीय संस्कृति मूलतः वैविध्यपूर्ण और बहुलवादी प्लूरलिस्टिक है। इसलिए फूको तथा अन्य विचारकों के सांस्कृतिक क्रांति के विचार भारतीय समाज को तथा संस्कृति को सुधारणवादी वृत्ति से लागू करने का मार्ग वैचारिक एवं बौद्धिक उलझनों का प्रारंभ करने वाला होगा। तीसरा, रेमंड विलियम्स, वेल्श ब्रिटिश लेखक, माजी सैनिक, द्वितीय महायुद्ध, न्यू लेफ्ट से संबंधित एक अत्यंत प्रभावी विचारवान के रूप से प्रसिद्ध, संचार माध्यम एवं साहित्य का साम्यवादी वैचारिक क्रांति के साथ मेल बैठाने वाला तत्वज्ञ। उनका कल्चर एंड सोसाइटी नामक संस्कृति का विश्लेषण करने वाला पुस्तक अत्यंत प्रसिद्ध था। उसका एक प्रमुख चिंतन इस प्रकार था, संस्कृति का अस्तित्व तीन प्रकार से अनुभूत होता है। यह आदर्श, मूल व्यवस्था, साहित्यिक और सामाजिक पद्धति। उसमें से किसी एक पद्धति का विश्लेषण यानी संपूर्ण संस्कृति का आकलन, ये निष्कर्ष गलत है। ये तीनों पद्धतियों के परस्पर संबंधों के अभ्यास का अर्थ है संस्कृति जीवन का संपूर्ण मार्ग है, ऐसा प्रतिपादन। कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ। उपरोक्त तीन पद्धतियों में से सामाजिक स्वरूप की संस्कृति वास्तविकता से सामीप्य रखने वाली और प्रत्यक्ष जीवन की संस्कृति होने के कारण से उसके आकलन को विलियम्स अधिक महत्व देता है। अनेक भारतीय बुद्धिमान लोग भारतीय समाज में भी विलियम्स के लेखन का संदर्भ खोजने का प्रयास करते हैं और उसके द्वारा विलियम्स के विचारों का मॉडल भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को लागू करते हैं, परंतु ऐसा करते समय एक मूलभूत वास्तव भूल जाते हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति किसी भी एक संप्रदाय अथवा विचार से नियंत्रित नहीं है। एकेश्वरवादी अब्राहमिक धर्म के अनुसार भारतीय संस्कृति धर्म को संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन मानने की आग्रही नहीं है। इसलिए सांस्कृतिक नियंत्रण के प्रतिकार का तर्क हमारे यहाँ लागू नहीं होता, और यदि ऐसा किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अनेक विध संभ्रम निर्माण होते हैं। इतना सीधा तर्क ये लोग मानते नहीं है, कारण इस प्रकार के बौद्धिक व्यायाम का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक अथवा सांस्कृतिक तत्वज्ञान को जन्म देने का ना होकर
केवल उस प्रकार की बौद्धिकता का बुर्का ओढ़कर प्रत्यक्ष राजनीति करना और कम होती जा रही अपनी राजकीय उपयोगिता को उस प्रकार से शैक्षिक और सांस्कृतिक आधार देकर सत्ता की राजनीति से सहभागी होने के लिए अपना स्थान निर्मित करते रहना, यही एक शुद्ध राजकीय हेतु इसमें से स्पष्ट होता है। चौथा, स्टुअर्ट हॉल। वर्तमान में संपूर्ण भारत में कई प्रमुख केंद्रीय तथा प्रांतीय विद्यापीठों की शिक्षा में मानवीय विद्या शाखा ह्यूमैनिटीज अथवा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंसेज एवं कला शाखा अंतर्गत एक नई विद्या शाखा के अंतर्गत एक विषय डिसिप्लिन या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उनमें से कई प्रमुख विद्यापीठ इस प्रकार हैं: क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड मीडिया स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बांद्रा सिटी सिद्री राजस्थान, नॉर्थईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज मुंबई, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, केरला कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर आर्ट एंड कल्चर थ्रीसुर केरला, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी। इसके अतिरिक्त सभी आईआईटी केंद्र जहां ह्यूमैनिटीज का पर्याय उपलब्ध है, वहां यह विषय उपलब्ध है। संपूर्ण देश में कला शाखा एवं मीडिया केंद्रों में जहां अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, मानव वंशशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों के पाठ्यक्रमों में इस नई विद्या शाखा का समावेश किया जाता है अथवा उपरोक्त और इसी प्रकार का लेखन करने वाले अन्य कई प्रमुख विचारकों का लेखन पाठ्यक्रम में उपलब्ध करवाया जाता है। इस विद्या शाखा का नाम है कल्चरल स्टडीज। इस विद्या शाखा का संस्थापक स्टुअर्ट हॉल रेमंड विलियम्स और रिचर्ड होगार्ट के साथ मूलतः जमैकन था। संपूर्ण जीवन और करियर ब्रिटेन में हुआ। वहां के शैक्षिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक समीकरण और स्थिति में उसने अपने लेखन से परिवर्तन किया। बर्मिंघम सेंटर ऑफ कल्चरल स्टडीज की स्थापना की। शास्त्रीय मार्क्सिज्म के लोकप्रिय विचारधारा की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हर तरह की सामाजिक विषमता का मूलभूत कारण है, उसको अधिक व्यापक बनाकर तथा सांस्कृतिक खुदशाही कल्चरल हेगेमनी सर्वसामान्य लोगों की हर प्रकार की दुर्व्यवस्था का मूल कारण है। इस विचारधारा का अनुसरण करके प्रस्थापित संस्कृति को नकार कर सब कल्चर अथवा यूथ कल्चर का आक्रामक पुरस्कार करने का मार्ग लेकर एक वैकल्पिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय व्यवस्था निर्माण करने का ध्येय लेकर इस विद्या शाखा की स्थापना की गई थी। अपने अपने सभ्यता के अनुसार जो भी शाश्वत, चिरंतन, वैश्विक सांस्कृतिक मूल्य सर्वत्र आधारभूत माने जाते हैं, वे सब इन सांस्कृतिक आपखुदवादी समाज नियंत्रकों ने अल्प सामाजिक समुदायों की संस्कृति को नदारद करने के लिए उन पर थोपे हुए मूल्य हैं। इस धारणा को प्रखर मान्यता देकर जीवन के सभी स्तर के सत्ता केंद्रों को पहचान कर उनका निरंतर प्रतिकार करते रहना और प्रभावी संस्कृति को दरकिनार कर युवाओं तथा अल्पसंख्यक समुदायों के नवोदित, तत्कालिक, अल्पकालीन एवं विद्रोही रीति रिवाजों को शक्ति प्रदान करते रहने की कार्य पद्धति के पुरस्कर्ता एवं इस विद्या शाखा के प्रति आत्मीयता का अनुभव करने वाले लेखकों का प्रतिकारवादी लेखन इस विद्या शाखा के अंतर्गत उपलब्ध करवाने की यह कार्य पद्धति है। कल्चरल स्टडीज विद्यमान संस्कृति का अध्ययन करता नहीं है, बल्कि एक संस्कृति का निर्माण करता है। इस निष्कर्ष पर आधारित विद्यमान संस्कृति संबंध नकारने वाला लेखन पाठ्यक्रम में उपलब्ध करवाया जाता है। सभी शाश्वत मूल्य प्रस्थापित की श्रेणी में आते हैं और तत्कालीन, समकालीन संस्कृति पारंपरिक संस्कृति का प्रतिकार करने वाली होती है। इसलिए उसका पुरस्कार करना और हर तरह की समकालीनता को मान्यता देते रहना, ये सांस्कृतिक सत्ता के केंद्रों को समाप्त करने का एकमेव मार्ग है। एक मनुष्य की राष्ट्र की संकल्पना का अर्थ है दूसरे मनुष्य का दोजख। इस आशय की शिक्षा सभी विद्यार्थी पिछले 30 वर्षों से भारतीय विश्वविद्यालयों की उपरोक्त विद्या शाखा के माध्यम से ले रहे हैं। मार्क्सवाद की परंपरा उसके मूल स्वरूप में कायम रखना ही नहीं, तो उसे और अधिक विकसित करने की कार्य पद्धति के आधार पर प्रतिदिन की कक्षा शिक्षा में उपरोक्त एवं उनके जैसे सभी समकालीन लेखकों का साहित्य आज के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे विद्यार्थी इन विचारों के तथा उन्हें प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं, वही पुस्तकें पढ़ते हैं। इस विषय की असंख्य पुस्तकें इंटरनेट पर विना मूल्य उपलब्ध हैं और उसी के आधार पर परीक्षा देते हैं।
पश्चिम के विश्व की वास्तविकता का अनुभव लेकर उस विषय में किया गया आलोचनात्मक लेखन भारत जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का जतन करने के साथ साथ अपने संपूर्ण विश्व में अपना अलग वैशिष्ट्य कायम रखने वाले देश को सांस्कृतिक दृष्टि से समाप्त कर वहां फिर एक बार पाश्चात्य विश्व का प्रभाव निर्माण करना, यही उनका ध्येय है। हॉल अपने लेखन में कहता है कि इस विद्या शाखा के विश्व भर के विद्यार्थियों ने केवल इस तात्विक और सैद्धांतिक प्रावीण्य प्राप्त करने का लक्ष्य न रखते हुए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस विद्या शाखा की सही सफलता उसकी व्यवहारिक गतिशीलता में है। अर्थात विद्यार्थियों का ध्येय केवल सैद्धांतिक प्रावीण्य थ्योरेटिकल फ्लुएंसी प्राप्त करना नहीं, बल्कि पूरे विश्व में जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय में विकल्प प्रस्थापित करने का होना चाहिए। इसी हेतु से ये विद्या शाखा समकालीन सांस्कृतिक रीति रिवाजों को अतिशय महत्व देती है। उनके मतानुसार समकालीन संस्कृति मुख्य रूप से युवा और किशोरवयीन लड़के के लड़कियों के माध्यम से प्रकट होती हैं। यह प्रकटीकरण मूलतः पारंपरिक और शाश्वत कालातीत ऐसे मूल्य एवं आदर्शों के विपरीत स्वरूप का ही होता है। इसलिए किसी भी सभ्यता में सर्वसामान्य रीति रिवाजों का पुरस्कार करने वालों के मत अनुसार सर्वसामान्य रूप से युवानों की संस्कृति मूल्यहीन होती है। कम से कम ऐसा माना तो जाता ही है। दो पीढ़ियों के बीच की इसी विचार भिन्नता का फायदा उठाकर यह विचारधारा यूथ कल्चर मानने वालों को सोच समझकर दमनकारी प्रस्थापित संस्कृति का प्रतिकार करने के लिए उकसाया जाता है और सौहार्द, रचनात्मकता, प्रेम, आदर भाव, त्याग और सेवा जैसे मूल्यों के आधार पर परस्पर संबंधित पीढ़ियां, समुदाय, समाज, कुटुंब के सदस्य, सगे संबंधी इत्यादि के बीच सत्ता संघर्ष का बीज डालकर साधक सत्य से बाधक अवस्था प्रति ले जाते हैं। इस विद्या शाखा को कल्चरल स्टडीज नाम देने के पीछे एक विशेष सैद्धांतिक कारण है। महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में, युवकों में साम्यवादी विचारों की लोकप्रियता बढ़ाने का अवसर समविचारी प्राध्यापकों को देने वाली विद्या शाखा का नाम कल्चरल अर्थात सांस्कृतिक रखने का कारण समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। विश्व की सभी सभ्यताओं के एवं देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन करने वाले पारंपरिक सामाजिक शास्त्र यानी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव वंश शास्त्र, इतिहास और राज्यशास्त्र, इन सभी विद्या शाखाओं के अंतर्गत सामान्यतः किए गए 1500 जितने सामाजिक अनुसंधानों में पाश्चात्य बुद्धिजीवियों का तथा क्लासिकल मार्क्सिज्म का वर्चस्व रहा था। सभी सामाजिक राजकीय सिद्धांतों को शास्त्रीय स्वरूप के मार्क्सवाद का आधार था। एकांगी स्वरूप के पूंजीवादी औद्योगिकता के तर्क के आधार पर संपूर्ण विश्व में रहे वैविध्यपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन एवं अनुसंधान, ऐसा इन विचारों का स्वरूप होने के परिणाम स्वरूप मार्क्स प्रणीत विचारों की अपरिहार्यता निर्माण हुई और वैचारिक अभिसरण की प्रक्रिया में स्थिरता आई। परिणामतः जाने अनजाने उदारवाद का पुरस्कार करने वाला मार्क्सवाद कालांतर में सैद्धांतिक सांचे में अटक जाने के कारण संकुचित हो गया और वैश्विक स्तर पर की भिन्न संस्कृति और समाज के वास्तविक आकलन की प्रक्रिया में कालबाह्य सिद्ध होने लगा। मार्क्सवाद की अपरिहार्यता से कालबाह्यता तक की उसकी यात्रा की परिणति उसके समाप्त होने में ना हो, इसलिए तथा उसकी उपयोगिता कायम रखने के लिए उसे कालानुरूप समाज, स्थान, व्यक्ति, समूह और देश काल सापेक्ष बनाकर एक ऐसी विद्या शाखा में मार्क्सवाद का समावेश किया गया जो कि मार्क्सवाद के प्रति संपूर्ण निष्ठा केवल अनुनय की सापेक्षता की पद्धति से कार्य करने का अवसर देगी, जिसमें बाह्य रूप से तो वैचारिक सापेक्षता अथवा उदारता का स्वीकार हुआ होगा, परंतु मूल साम्यवादी रचना अबाधित ही रहेगी। इस प्रकार का ऊपर से शैक्षिक परंतु वास्तव में राजकीय कार्य करने वाला केवल शिक्षा के प्रबोधन के माध्यम से ही हो सकता है, वही परिणाम कारक है। यही बात सामने रखकर इस विद्या शाखा का जन्म हुआ। पूर्व प्रस्थापित सामाजिक शास्त्रों के एकांगी और प्रवंचक वस्तुनिष्ठ वैचारिकता के परिणामहीन होने से साम्यवाद की जो हानि हुई थी, उसकी भरपाई करने के लिए नए पर्याय का निर्माण कर वैकल्पिक राजकीय सत्ता की राजनीति में सहभागी होने के उद्देश्य से पूरक सामाजिक परिस्थिति अनिवार्य होने से उसे सहज स्वीकार्य ऐसा नाम कल्चरल स्टडीज सांस्कृतिक अध्ययन दिया गया। संपूर्ण रूप से साम्यवादी
मार्क्सवादी संरचना रखने वाली कल्चरल स्टडीज की विद्या शाखा पूरे विश्व के जो भी देशों के विश्वविद्यालय अथवा संशोधन केंद्रों में सिखाई जाती है, उन सभी देशों में वहां के राष्ट्रवाद को सिर से पांव तक छेद कर मार्क्सवाद के, साम्यवाद के ग्रहितों को तुर्कों की बुद्धि प्रमाण्यवादी तर्क शुद्ध वैज्ञानिक ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त कराकर शैक्षिक पाठ्यक्रम के रूप में अध्ययन के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। 1910 से 1930 के दौरान इटली की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष अंतोनियो ग्राम्ची के क्लासिकल मार्क्सिज्म की पुनर्रचना पर लेखन तथा लुइस अल्थूजर के संरचनावाद के आधार पर विकसित ये विद्याशाखा माने बहुसंख्य देशों में राजकीय दृष्टि से असफल सिद्ध हुई साम्यवादी विचारधारा को एक बार फिर से खड़ा होने के लिए निर्माण किया हुआ रंगमंच है। ग्राम्ची के मतानुसार कारीगर और कृषि मजदूरों ने सांप्रदायिक लोगों को मत नहीं देना चाहिए। बुद्धिनिष्ठ साम्यवादी विचारों के प्रति सामान्य लोगों की पसंद निर्माण करने के लिए योजनाबद्ध पद्धति से कार्य करना पड़ेगा। क्लासिकल मार्क्सिज्म के अनुसार सामाजिक वर्ग व्यवस्था आर्थिक स्थिति के अनुसार परिभाषित होती है, इसलिए मार्क्स ने वर्ग विग्रह को क्रांति का कारण और ध्येय माना। परंतु ग्राम्ची ने मार्क्स के वर्ग विग्रह के तर्क को अधिक व्यापक बनाकर राजकीय एवं सामाजिक संघर्ष का क्षेत्र आर्थिकता न होकर संस्कृति है, ऐसा विचार प्रस्तुत किया। उसके मत अनुसार पूंजीवादी सामाजिक और राजकीय नियंत्रण करने के लिए केवल पुलिस, कैद, दमन और लश्कर के ही पाशवी माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि पूंजीवादी जो सामाजिक अथवा राजकीय नियंत्रण करते हैं, उसके प्रति सामान्य लोगों की सम्मति प्राप्त करने का माध्यम संस्कृति है। इस प्रकार के संस्कृति जन्य राजकीय आर्थिक नियंत्रण को ग्राम्ची सांस्कृतिक आप खुदशाही कहता है। इसलिए संघर्ष का क्रांति का आधार आर्थिक वर्ग व्यवस्था अथवा राजकीय व्यवस्था नहीं, परंतु सांस्कृतिक आधार पर क्रांति करने से ही साम्यवादी व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कल्चरल स्टडीज का संपूर्ण लेखन इसी प्रतिकारवादी तर्क पर आधारित रहा है। अंत में यही कहना है कि उपरोक्त जानकारी तो थोड़ा सा हिस्सा ही है। 1997 में शुरू हुई कल्चरल स्टडीज विद्याशाखा वर्तमान में विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों की आंतर विद्याशाखा स्तर की सबसे अधिक लोकप्रिय शाखा मानी जाती है। उसमें कार्यरत वर्तमान बुद्धिवादियों की सूची बहुत लंबी है। वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर 32 देशों के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में यह विषय पढ़ाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में इस विद्याशाखा में कार्यरत प्राध्यापक, विचारक हमेशा परस्पर संपर्क में रहते हैं। उनका नेटवर्क बहुत सक्रिय है। परस्पर विचार विमर्श निरंतर चलता रहता है। अपनी कारकिर्द को परदेश गमन का स्पर्श होकर वह अधिकाधिक विकसित हो, ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ अनेक प्राध्यापक लोग कल्चरल स्टडीज के ट्रेंड का अनुसरण करके कुछ भी वैचारिक स्पष्टता के बिना ही इस विद्याशाखा के अंतर्गत अनुसंधान करते हैं और विद्यार्थियों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करते हैं। विशेष रूप से कुछ सीमित स्वरूप में इस विषय की वैकल्पिक रचना का तर्क कुशलता पूर्वक भारत देश के संदर्भ में प्रस्तुत हो सकता है। साम्यवाद के सामाजिक वर्ग विग्रह के तर्क एवं सिद्धांत पर आधारित तथा सशस्त्र अथवा आंदोलनात्मक प्रतिकार की कार्य पद्धति पर आधारित कल्चरल स्टडीज नामक विद्याशाखा अथवा विषय भारत में पढ़ाया जाना अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। भारत पहले ही सैकड़ों वर्षों से मुगल अथवा ब्रिटिश साम्राज्य के आधिपत्य में रहने के कारण अपना स्वत्व एवं अस्मिता बड़े पैमाने पर गंवा बैठा है। ऐसे आघातों के कारण दुर्बल मानसिकता प्राप्त देश में ऐसा विषय पढ़ाने का अर्थ है वैविध्यपूर्ण भारतीय समाज को राष्ट्रीयता की भावना से एक करने वाले विचारों के स्थान पर देश विघातक विचारों की सहायता से देश के युवकों की ऊर्जा और उत्साह नष्ट करना, सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण नष्ट करना, प्रत्येक समुदाय को एक दूसरे के विरुद्ध, व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध, युवा पीढ़ी को अपनी पूर्व पीढ़ी विरुद्ध, स्त्रियों को पुरुषों के विरुद्ध, व्यक्ति को अपने परिवार एवं समाज विरुद्ध, नागरिकों को सरकार विरुद्ध, कर्मचारियों को अपनी अपनी कंपनी के विरुद्ध, देश के लोगों को अपने देश विरुद्ध निरंतर संघर्ष में रखने का प्रशिक्षण देने वाली यह शिक्षा के माध्यम से निर्माण की गई व्यवस्था है। उसका उद्देश्य भारत के वैशिष्ट्यपूर्ण विविधता युक्त समाज को एकत्व के संस्कारों द्वारा संगठित कर देश की शक्ति बढ़ाने के कार्य में बाधा उत्पन्न करना है तथा उसके परिणाम स्वरूप विभाजित और असंगठित समाज का युवा, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, शोषित, पीड़ित वर्ग का कुल मिलाकर सामाजिक विषमता का लाभ उठाकर सदियों के राजकीय एवं सांस्कृतिक पारतंत्र के बाद फिर से विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न कर रहे भारत को फिर एक बार स्वविस्मृति की गर्ता में धकेलने का ये कार्य स्थान शिक्षा के माध्यम से हो रहा है।
ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। यूरोपीय एवं अमेरिकन विश्वविद्यालयों के साथ संबंधित वामपंथी विचारक कल्चरल स्टडीज के वैकल्पिक संस्कृति के तर्क के आधार पर वास्तव में साम्यवादी व्यवस्था के विकल्प का ही समर्थन करते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्रमुख ध्येय स्थानिक संस्कृति को प्रभावित रखने का ना हो कर चीन को माओवादी सांस्कृतिक क्रांति की भारतीय आवृत्ति साकार करना है। जो भारत के साथ हो रहा है वे विश्व के किसी भी देश के साथ हो सकता है। पूरी लाइन बोलनी है। जो ऊपर बोला गया 1997 है वो 1957 है।